गुड इवनिंग एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। उम्मीद है आप मजे में होंगे। और कल की जो 2 क्लासेस मैंने आपकी नंबर सिस्टम में ली रियल नंबर्स के लिए, वो 9th क्लास की क्लासेस थी, जिससे आपका बेस, रिवीजन, कंसेप्ट और इंटरेस्ट को वापस लेके आना था। राइट सर जी, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ भाई, थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ता है ना, बुड्ढा भी हूं मैं। तो हम आज आपकी एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठाने से पहले बात करें कि आपकी एक्सरसाइज में जो बेसिक्स था, जिसके लिए मैं कल कुछ काम कर रहा था, 1 से लेके 100 तक की गिनती मैंने 50 तक की लिखी थी, और उसमें कुछ समझाने की बात की थी आपको कि आप एक जो नंबर है उसे किसी इंटीजर से अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो 2 के मल्टीपल में कैसे रिप्रेजेंट हो सकते हैं सारे नंबर, राइट? 3 के मल्टीपल में कैसे हो सकते हैं, 4 के लेवल पे कैसे हो सकते हैं। तो हमने कंक्लूजन निकाला कि एक डिवीजन से ही हम उसको याद कर सकते हैं। क्या? जैसे अगर आप किसी नंबर को 2 से डिवाइड करो तो यू विल फाइंड दैट देयर विल बी अ रिमाइंडर 1। तो इसका मतलब है सिर्फ 2 ही प्रोबेबिलिटी बनी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इन मल्टीपल ऑफ 2। राइट? गजब लग रहे हो बड़े पापा। गजब मतलब स्मार्ट। ओए तुम रोज मस्का मत मारा करो यार, पढ़ लो। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कहा कि 2n और 2n+1 से आप सारे नंबर्स को, जहां पर n एक इंटीजर होगा, रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये बात मैंने कल की। ओके, अगर 3 के मल्टीपल में बात करूं तो सारे नंबर 3 के मल्टीपल के तो नहीं है, कोई उससे कम कोई उससे ज्यादा है। तो अगर हम देखें तो हमने उसके लिए भी सीखा कि 3 के लिए रिमाइंडर क्या हो सकता है। अगर आप 3 से डिवाइड करें तो 3 से डिवाइड करते समय आपके रिमाइंडर 0, 1 और 2, यानी कि जितने रिमाइंडर हो सकते हैं उतने ही केसेस बन सकते हैं हर नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी इंटीजर को यूज करने के साथ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि मुझे 2 के मल्टीपल की बात करनी है। तो 2 के मल्टीपल में आप पहले सीधी सी बात देखो, कोई भी रैंडम नंबर उठा लो 5 और आप इसे 2 से डिवाइड करो तो ये 2 दूनी 4 और 1 बच गया। तो इसका मतलब है यहां पर जो r की वैल्यू आपके पास आई है वो 1 है। लेकिन अगर आप 4 को ही 2 से डिवाइड करते तो 2 दूनी 4 आता और रिमाइंडर आपका 0 आता। अब मुझे बताओ कि आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपके रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 और 1। तो कितने केस बने? 2 केस बने। तो 2 के केस पे जब आप पहुंचते हैं तो आपको समझ आता है कि आप सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए 2n और 2n+1 की फॉर्म में देख सकते हैं। अब आपको यहां समझ आता है कि जो भी नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा उस नंबर को आप हर सूरत में इवन या फिर एक सम संख्या ही बोलेंगे। लेकिन अगर किसी भी सम संख्या में आप 1 जोड़ देंगे तो फिर वो विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। That's Carryville for providing best education. Yes, Carryville is providing you everything best and experience and with smart talented teachers. Yes or no? So this is 2n. What is 2n? 2n को और +1 को आप देखें तो this is what? This is called even and this is odd. तो जब भी आप even और odd का सम करेंगे तो you will get an odd number. राइट और रॉन्ग? तो बात समझ आती है कि 2n से रिप्रेजेंट होता है इवन नंबर्स, राइट? और 2n+1 से रिप्रेजेंट होगा ऑड नंबर्स। तो हमारे जितने भी नंबर्स हैं, जो नेचुरल नंबर्स हम जिनकी बात कर रहे हैं, वो इवन और ऑड की कैटेगरी में तो डिस्ट्रीब्यूट हैं। यस और नो? नेचुरल नंबर की बात जो कर रहे हैं। तो अगर मैं ये बात समझता हूं कि इवन कैसे पता लगा, ऑड कैसे पता लगा, तो दैट इज क्लियर टू यू। अभी आपको क्या समझना है कि अगर 3 के मल्टीपल में देखें तो कैसे देख सकते हैं और क्या क्या सोच सकते हैं। पहले ये फटाफट नोट कीजिए, ये बातें आपको समझ आना बहुत जरूरी है। यूक्लिड जो आपका प्रमेय है या थ्योरम है, राइट, उसको आपने देखना है आज। सर आप मेरे कमेंट नहीं पढ़ते हैं। बच्चे, मैं कमेंट पढ़ते समय अगर पढ़ाता हूं तो फिर मेरा जो एक्चुअल जो फ्लो होता है ना वो चेंज हो जाता है। तो बेहतर क्या होता है कि मैं आपके कमेंट्स को तब ज्यादा इंपॉर्टेंट दूं जब आप ये कहें कि सर एक बार दोबारा बता दो, बात समझ नहीं आई। आइए 3 की बात करते हैं। बेस बनाऊंगा तभी आपको समझ आएगा और आप जानते हैं कि आप मुझे क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि मुझे बेस पसंद है। बेस पसंद है मतलब फिल्म वाला नहीं। अब कहां है? अब आप किसी नंबर को 3 से डिवाइड करिए। मान लीजिए कि आप 3 की बात करते हैं तो कोई एक नंबर उठा लेते हैं। मान लीजिए मैंने एक नंबर उठाया 15
और मैंने इसे 3 से डिवाइड किया, तो 3 पंजे क्या आया 15। इसका मतलब है आपके रिमाइंडर की वैल्यू कितनी है 0 है। ओके, अगर 15 की जगह आपने 16 को डिवाइड किया होता तो 3 पंजे 15 होता और यहां 1 बचता, तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या आई 1। राइट रॉन्ग? यदि आपने 17 को डिवाइड किया होता तो राइट और रॉन्ग? तो इसका मतलब ये हुआ कितना बचा 2। अब आप देखेंगे कि यहां पर जब आप 3 की बात करते हैं तो केस भी आपके 3 ही बनते हैं। राइट? कौन से 3 केसेस बनेंगे? मतलब अगर आप 3 के मल्टीपल की बात करें किसी नंबर को रिप्रेजेंट करने की, एक और नंबर ले लो 18। जब आप यहां पर इन 4 टर्म्स को कॉन्सिक्यूटिवली आपने डिवाइड किया तो 3 6 18 आया और यहां पर फिर दोबारा से आपका रिमाइंडर 0 हो गया। तो जब रिमाइंडर 0 है वो तो सेम केस है। इसका मतलब है कि रिमाइंडर की वैल्यू 3 से डिवाइड करने पर 0, 1 और 2 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो आपके जो नंबर हैं वो कैसे रिप्रेजेंट होंगे? अगर आप किसी नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एक नंबर आप 3n बनाते हैं, तो एक नंबर आप 3n प्लस 1 बनाते हैं, तो एक नंबर आप 3n प्लस 2 बनाते हैं। अब आपको यह समझना है कि 3n प्लस 1 और 3n प्लस 2 क्या करता है? बेसिकली 3 के मल्टीपल में सभी नंबर्स को आपको रिप्रेजेंट करने का मौका देता है, जहां पर n एक इंटीजर है। n क्या है? एक इंटीजर है। अभी मैं बेस बना रहा हूं, आऊंगा एक्सरसाइज में आपको समझ आएगा। तो दिस इज व्हाट कि हम 3 के मल्टीपल में देखेंगे तो 3n प्लस 1 और 3n प्लस 2 की फॉर्म में सभी नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्नेह कह रही है बड़े पापा मस्का नहीं मार रही हूं, सच्ची बोल रही हूं, बहुत स्मार्ट लग रहे हो। पढ़ लो यार, क्यों छेड़ते रहते हो, रोज का काम है तुम्हारा। ठीक, अगर हम 4 की बात करें तो और बेस बनाते हैं, और बेस बना लें। क्यों? क्योंकि अचानक मान लीजिए मैंने आपको 3 का पढ़ाया, 2 का पढ़ाया, 4 का पढ़ाया और उसने कुछ 6 का पूछ लिया, तो आप 9 का पूछ लिया, 8 का पूछ लिया, तो आप कहोगे सर ये नहीं पढ़ाया था। आपको बेस समझ आना चाहिए। क्या? जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उतने ही केस बनेंगे। देखो, और केस किस पे डिपेंड करता है? रिमाइंडर पे। क्योंकि रिमाइंडर कितना होता है? रिमाइंडर की जो वैल्यू है, अगर मैं कहूं कि आपका एक नंबर है, मान लीजिए कि ये 15 है, राइट? 15 एक नंबर है और आप एक नंबर डिवाइड कर रहे थे 3 से, तो आप इसे एक नंबर मान लीजिए a। अब a को आप 3, कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, या तो ये पूरा पूरा डिवाइड कर देगा, राइट? और नहीं करेगा तो क्या होगा? एक केस ये बन गया, तो एक नंबर ऐसे बनेगा 3q प्लस 1, यहां पर रिमाइंडर 0, और एक नंबर आपका बनेगा 3q प्लस 2। तो ये हमारे केस हैं, केस 1, केस 2 और केस 3। ये जो यूक्लिड प्रोसेस है, ये कईयों को नाम से बड़ा भारी भरकम लगता है, ऐसा लगता है पता नहीं क्या है सर, बट बहुत आराम से समझ आ जाएगा। राइट? नमस्कार सोनू। तो ये बात आपको समझ आई 3 की। तो 4 के लिए क्या बन सकता है? जरा फटाफट अपने बोर्ड पे लिख के दिखाइए। टेडू रियली आप एंड आपकी ड्रेस मस्त लग रही है। पढ़ लो यार, मैं नेचुरली ऐसे ही रहता हूं। राइट? 6, 8, 22 एलसीएम एंड एचसीएफ का अनुपात अभी वेट करेंगे, बिल्कुल बताऊंगा, डोंट वरी। 4 के मल्टीपल में अगर हम बोलें कि सब नंबर्स को, जितने भी नंबर्स हैं, अगर हम 4 के रेफरेंस में उसे रिप्रेजेंट करें तो क्या हो सकता है? हाँ, 10 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक बच्चा बोल रहा है 10n, 10n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4 और अप टू 10n प्लस 9 तक जाना पड़ेगा। यस, 4 की टर्म्स में क्या होगा? हाय, लुकिंग वेरी नाइस। अबे पढ़ लो। तो अगर 4 के मल्टीपल में आओ तो आपको बात समझ आ गई, इतनी सी समझ आ गई होगी। राइट? अब आप समझो कि हम जो यूक्लिड डिवीजन लामा जो हमने इसमें पढ़ना है, राइट, या जो यूक्लिड थ्योरम पढ़नी है, उसके हिसाब से हमें कुछ क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज में दिखाई देंगे। आज हम उन पे बात करेंगे और अगली क्लास में हम बात करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के कुछ और सवालों की। तो आइए हम एक्सरसाइज वाइज देखें कि हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। यूज यूक्लिड, राइट, डिवीजन एल्गोरिदम। तो जो डिवीजन एल्गोरिदम है यूक्लिड की, इसके बेस पर हमें आंसर निकालना है। राइट जी? क्या आंसर निकालना है? क्वेश्चन क्या है ये समझते हैं। 1 मिनट ठहरो, बड़े पापा गिर जाएंगे, जूते के फीते खुल गए भाई। सो फाइनली हमारा क्वेश्चन है
निकालना क्या है ये तो देखो। तो प्रॉब्लम इज एचसीएफ, जिसका मीनिंग तो हम कल ही समझ चुके हैं। तो फिर यूक्लिड क्या है भाई? एक छोटी सी बात समझते हैं कि हमारे पास दो नंबर हैं, एक नंबर है 135 और एक है 225। क्लियर? तो हमारे पास दो नंबर हैं जिनका एचसीएफ निकालना है, और यह यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, राइट? आप ध्यान से देखो, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है। वी आर रेडी फॉर जंग, लड़ेंगे बिल्कुल, राइट? हमारे पास लेट्स टेक टू वेरिएबल्स, A and B, where A is greater than B। तो अगर हम दो नंबर यहां पे लें A और B, तो इसमें हम ये देखते हैं कि A B से बड़ा है, तो A को आप B के बराबर तो नहीं बोल सकते, लेकिन B में कोई ना कोई वैल्यू मल्टीप्लाई करके उसे आप A के बराबर बोल सकते हैं, राइट? अब अगर जो क्वेश्चन है, जो वैल्यू है, वो अगर B में मल्टीप्लाई होती है तो A के बराबर आती है। लेकिन अगर हम किसी भी नंबर को B में मल्टीप्लाई करके A के बराबर लाना चाहें तो ये जरूरी नहीं है कि वहां आ पाएगा। तो B एग्जैक्टली A को डिवाइड कर पाए ये जरूरी नहीं है। तो फिर उस स्थिति में क्या होता है, एक रिमाइंडर बचना स्वाभाविक होता है। तो यहां पर जब हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात करते हैं तो A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वेयर जो हमारा R है वो या तो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है, परंतु ये R हमारा जो B टर्म है, यानी कि जो स्मॉल टर्म है, उससे हमेशा छोटा रहता है। ये एक टेक्निकल बात आपको समझनी है कि सर हिंदी में कहें तो हिंदी में भी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही लिखते हैं इसे, राइट? तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम प्रोसेस है उसमें ये समझना है। तो जब हम एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ हमारा तब निकलता है जब आर की वैल्यू, एचसीएफ हम कब निकाल पाते हैं? एचसीएफ इज पॉसिबल व्हेन वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू 0। जब तक R 0 नहीं आएगा तब तक महत्तम समापवर्त्य नहीं निकल सकता। तो हमें एचसीएफ निकालना है, और दो नंबर है हमारे पास 135 एंड 225। तो हमारे पास सिंस 225 इज ग्रेटर देन 135, तो हम कह सकते हैं लेट्स टेक A is equal to 225 and B is equal to 135। अब इसे सॉल्व करते हैं। केस 1, हम 225 को लिखेंगे कैसे? 135 इनटू अ टर्म, जो कि अब आएगी डिवाइड करने के बाद। तो हम डिवाइड करेंगे किसको? 225 को। वन 135 से। तो यहां पे बचेगा 90, राइट? तो हमने देखा कि हमारा जो रिमाइंडर था वो 90 बच गया और गया किस पे? 1 पे। दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या आप सर हिंदी में लिखें? इसमें हिंदी में क्या लिखूं बेटा? जैसा कि 225 135 से बड़ा है तो A बराबर 225 और B बराबर 135 लेते हैं। अब R की वैल्यू लेस देन 0 नहीं बेटा, नो, इक्वल टू 0, राइट? हां। अब जब तक R की वैल्यू 0 नहीं आएगी तब तक आपका एचसीएफ नहीं मिलेगा। अब आते हैं इसके बाद हमारा नेक्स्ट नंबर हो जाता है 135। तो ये हो गया हमारा स्टेप 2, राइट? केस ना लिखकर लिखते हैं स्टेप, चरण 1, चरण 2।
अब यहां पर 135 के लिए आप क्या करेंगे, यू विल डिवाइडेड बाय 90। तो 90 से आप डिवाइड करेंगे किसको, 135 को, तो 90 एकम 90। तो आपने जब इसे डिवाइड किया तो फिर ये एक पे गया और बचा कितना, 45। अभी तक आपका एचसीएफ नहीं निकला है क्योंकि r इज नॉट इक्वल टू 0, r इज स्टिल नॉट इक्वल टू 0। तो एचसीएफ तब तक नहीं आएगा जब तक कि r 0 ना हो जाए, राइट। यू नॉट राइट 0, अभी 0 आने तो दो, राइट। अब आगे आपके पास नेक्स्ट बड़ा नंबर हो गया 90, चरण 3 स्टेप 3, राइट, और स्मॉल नंबर हो गया 45। अब आप जब इसको डिवाइड करेंगे 45 से तो रिमाइंडर 0 आया। दिस इज r इज इक्वल टू 0। जैसे ही r इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका एचसीएफ आ गया है, राइट। सर यू नॉट राइट 0, कहा नहीं लिखा मैंने 0 बेटा, आने तो दो 0, जब आएगा तब लिखूंगा ना। r नॉट इक्वल टू 0, जब तक r नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, ये r है ना आपका, ये r है, ये q है, ये b है, और ये a को कन्वर्ट कर रहा है, राइट। सर सिलेबस से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम रिमूव हो गया, लेकिन बिहार से नहीं हुआ है रितिका, बिहार के स्टूडेंट भी मेरे ही स्टूडेंट हैं जैसे आप मेरे स्टूडेंट हैं, इसलिए मुझे ये पढ़ाना पड़ता है, राइट। ओके, तो बिहार वाले स्टूडेंट को कैसे नाराज कर दूं, और ज्यादा देर का काम भी नहीं है, मुश्किल से 4-5 क्वेश्चन है वो करा देंगे तो उन बच्चों को समझ आ जाएगा। ओके, तो हमें समझ आया कि चरण 1 2 3 हमने करा, तो हमें कैसे पता लगे कि एचसीएफ क्या है, एचसीएफ कैसे पता लगे, तो जिस समय आपका रिमाइंडर 0 आता है तो आपको कुछ ढूंढना नहीं है, ठीक उससे पहले जो रिमाइंडर था उसे उठा लीजिए। सो इस 0 से पहले जो आपका रिमाइंडर आया था वो क्या आया, राइट, दैट इज 45। दिस इज योर आंसर। अच्छा, ये 0 नहीं लिखा है यहां पर, ओके। आई होप समझ आ गया होगा। इसी का सेकंड पार्ट देखेंगे हम। अनुराधा पढ़ लिया बेटा मैंने जो आपने लिखा ना, सेकंड का एचसीएफ क्या आएगा, लेट्स अंडरस्टैंड। सर इट इज वेरी इजी, अब इजी तो हो ही गया होगा, समझ आ गया होगा। तो सेकंड पार्ट देखेंगे इसका, 196 38 220। तो ये है सेकंड पार्ट। तो सिंस 38220 is greater than 196, let's take a is equal to 38220 and b is equal to 196। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, राइट, वो सिंपल है, a is equal to bq plus r where r is equal and greater than 0 but less than term b, सेकेंड नंबर से छोटा। सर जी आप बहुत ग्रेट टीचर हैं, थैंक यू बेटा। चलो तो हम इसको समझते हैं कि हमारे को इसके हिसाब से नंबर हम देखें कि हमारे को a की वैल्यू कितनी है। तो ये हो गया हमारा स्टेप 1। सो 38220 must be written as 196 into something जो अभी आने वाला है प्लस रिमाइंडर, तो इसके लिए तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा डिवीजन प्रोसेस। आपको पता है बेटा मेरा कॉम्पिटिटिव मैथ्स बहुत फास्ट है, लेकिन आप छोटे बच्चे हैं इसलिए आराम आराम से पढ़ाता हूं। हाँ, यूपी में भी है, बिहार में भी है, तो पढ़ाना तो है ही ना। अगर आप लोग ये एक्सरसाइज कर चुके तो बहुत अच्छी बात है, अब रिवाइज कर लीजिए। गुड। 196 एकम 196 196, 12 में 6 गया 6, 17 में से 9 गया 8, 186। अब किस पे जाएगा, 19
पंजे 85, 19 छिका एक, 19 पंजे 85, 19 छिका 19 से ज्यादा 7 पे 8 पे 8 8 पे 8 छिक 48, 8 नहीं 72, 72 और 4 76, 8 एकम 8, 8 और 7 15 नहीं, 9 छिक 54, 9 निम 81, 81 और 5 86, 9 एकम 9, 9 और 8 17। ये हो गया 12 में से 4 गया 8, 15 में से 6 गया 9 एंड दिस इज 19 पंजे पे 5 पे जाएगा क्या, 5 6 30, 5 निम 45 और 3 48, 5 एकम 5 और 4 9, राइट। तो हमारे पास सर आई मेंशन यू माय फेवरेट टीचर इन इंग्लिश एसे राइटिंग, थैंक यू। तो यहां पर आपका कितने पे गया, ये 195 पे गया और यहीं पर आपका रिमाइंडर 0 आ गया। तो जब आपके पहले स्टेप में ही रिमाइंडर 0 आ गया तो इसका मतलब आपका एचसीएफ आ गया। हाँ 6:15 आज भी क्लास है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट योर आंसर इज, यस योर आंसर इज। तो एचसीएफ कितना हुआ, मैंने कहा ना जब रिमाइंडर आपका 0 आए तो उससे ऊपर ऊपर तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब है ठीक इसके लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा ये। क्लियर है? सो दिस आंसर इज इक्वल टू sorry this 196। राधिका 196 नॉट 195। सर बाकी सारे पार्ट्स होमवर्क में, हाँ एक पार्टी तो और बचा है वो आप कर लोगे, यस वेरी गुड। तो आइए ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, ये वाला पार्ट आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं, कर लेंगे श्योर। चलो भाई जितने लोग फैन हो गए हैं वो फोन कर लेना, अभी फिलहाल मुझे पढ़ाने दो, 7 बजे के बाद बात करता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer। हमें कह रहा है कि कोई भी ऑड, ये देखो पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो होगा वो या तो 6q plus 1 की फॉर्म में होगा या 6q plus 3 की फॉर्म में होगा या 6q plus 5 की फॉर्म में होगा, where q is some integer, राइट जी। तो इसको समझते हैं कि इस बात को पकड़े कैसे। तो सबसे पहले देखिए कि 6q कॉमन है, देखो टर्म्स क्या लिखी, 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5। हमें ये शो करना है कि ये हमारा ऑड इंटीजर होगा, और कौन सा, पॉजिटिव ऑड, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। इसका मतलब है ऑड नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है। ऑड नेचुरल नंबर्स की बात कर रहा है, नेगेटिव ऑड नंबर्स की बात नहीं कर रहा है। ऑड नंबर्स तो वैसे भी आपके राइट हैंड साइड के जो है वो नेचुरल में, नेचुरल का ही पार्ट है। अब आप समझो कि जब वो 6 की बात कर रहा है, 6 की, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो नंबर है, यस बहुत बढ़िया, कितने केस बनेंगे ये समझना है, बहुत बढ़िया जिशु। तो हमें समझना है कि यहां पर r की वैल्यू क्या बनेगी। किसी भी नंबर को अगर आप 6 से डिवाइड करोगे तो आपके पास जो रिमाइंडर की टर्म्स होगी वो 1 नहीं बनेगी, 3 नहीं बनेगी, 5 नहीं बनेगी, इसके अलावा भी बनेगी, यस और नो। वो क्या बनेगी, 0 1 2 3 4 5 इतने केस बनेंगे। तो हम देखते हैं कि हमारी यहां पर जो टर्म्स है, लेट्स टेक A is an integer, right? A positive integer. And positive integer
और यहां एल्गोरिदम बनाते हैं, क्यों? और यहां एंड b इज इक्वल टू 6। a हमारा कोई एक नंबर है, राइट, और b हमने एक 6 वैल्यू ले ली है। तो इसमें कितनी टर्म्स बनाई जा सकती हैं, इसको समझना है आपने। तो पहले आता है आपका केस 1। केस 1, तो a इज इक्वल टू बेसिकली b क्यू प्लस r के बराबर है, और यहां पे जो आपकी r की प्रोबेबिलिटी है, राइट, वो 6 से छोटा होगा। तो r की टर्म्स देख लो, r की वैल्यू कितनी बन सकती हैं। अगर आप देखना चाहो तो r हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो ये सारे केस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 केस आपको चेक करने हैं, और 6 केस में आपको ये साबित करना है कि वो ऑड नंबर किस केस में होगा, किस केस में होगा, इसी केस में होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो आइए पहले हम बात करते हैं, फर्स्ट केस की बात करते हैं, राइट। लेट्स टेक a इज एन पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल टू 6। तो b को 6 ले लेते हैं, तो क्या होगा, तो हमारे पास जो a एक टर्म होगी वो बनेगी 6q प्लस r की वैल्यू जब हम r इज इक्वल टू 0 लेंगे, राइट। ये हो गया हमारा, ये तो हो गया हमारा जनरल टर्म, राइट। यहां से आया हमारा केस 1 व्हेन r इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है a इज इक्वल टू क्या हुआ, 6q। अब 6q का मतलब हुआ दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2 इंटू में 3q, राइट। अब हमने आपको सिखाया था कि 2 के मल्टीपल में अगर आपका 3q है, 3q कोई टर्म है, यस और नो, और वो 2 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये क्या कंसीडर होगी, इवन, यानी कि ये सम होगा। अब आता है आपका केस 2। केस 2 जहां पर r की वैल्यू आप 1 रखोगे, तो आपकी a क्या हो जाएगी, उसको सेकंड केस में देखते हैं कि 6q प्लस 1, राइट रॉन्ग। अब इस टर्म को आप ध्यान से देखिए, 1 इज अ ऑड नंबर, इसे आप क्या बोलेंगे, एक विषम संख्या है, और 6q को आप बोलेंगे एक सम संख्या। भाई कैसे बोल सकते हैं, इसे भी देख लेते हैं। दिस वी कैन राइट इन टर्म्स 2 इंटू 3q प्लस 1। तो ये जो 3q प्लस 1 है, यहां पे जो 3q टर्म है वो उसी फॉर्म में है जिसमें आप इसे बोल सकते हैं कि ये आपका इवन है। तो अगर आपका ये वाला पार्ट इवन है यानी कि सम है, और ये वाला पार्ट ऑड है, तो किसी भी इवन और ऑड टर्म को आप ऐड करेंगे तो उसका जो कंक्लूजन निकल के आएगा वो ऑड आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि a इज इक्वल टू 6q प्लस 1 इज रिप्रेजेंटिंग ऑड इंटीजर्स, ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। ये तो 2 ही केस डिस्कस किए हमने, और जो नंबर ऑफ केसेस बन रहे हैं उसके हिसाब से देखोगे तो केस थर्ड पे आओगे तो a इज इक्वल टू आपका 6q प्लस 2, बिकॉज r यहां पे कितना होगा, r इज इक्वल टू 2 होगा। अब देखते हैं जरा भाई क्या बनाइए, तो a हमारा फिर क्या हुआ, यहां 2 कॉमन आ गया, और अंदर क्या बना 3q प्लस 1, एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट वी कैन से 2 इंटू में सम इंटीजर। सो 2 इंटू में सम इंटीजर इज ऑलवेज अ बाउंस हो गया। आराम से दोबारा देख लो। देखो बेटा, अगर आप किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, किसी भी टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो उसका जो रिजल्ट होगा वो एक इवन नंबर होगा, राइट, पहला पॉइंट। लेकिन अगर आप किसी भी इवन नंबर में एक ऐड करोगे तो वो ऑड हो जाएगा, राइट, समझ आ रही है बात। और जब किसी भी नंबर में आप 2 ऐड करोगे, 3 ऐड करोगे, 4 ऐड करोगे, तो उसको मैं आगे समझा रहा हूं। क्या होता है बेसिकली, आप किसी इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करोगे तो वो हमेशा एक इवन नंबर होगा। यदि आप किसी इवन नंबर में एक ऑड नंबर ऐड करोगे तो वो हमेशा एक ऑड सम देगा। ये आपको समझना है, राइट। आई एम अंडरस्टैंड बड़े पापा, ओके। तो अब आपको समझना ये है कि पहले केस में अगर ये इवन था तो 2 इंटू में क्यों कोई भी इंटीजर रख लो आप, तो ये इवन ही बनेगा। अब any positive integer is the value of q, right। अब ये फर्स्ट केस हुआ जब हमने रिमाइंडर 1 रखा, तो ये जो टर्म हमारे पास बनी उसमें यहां तक तो हम ये प्रूव कर पाए कि ये इवन है, लेकिन इसको ऐड करके भी हम कुछ नहीं कर पाए, तो हमने एक इवन में ऑड ऐड किया, तो ये रिप्रेजेंट हुआ ऑड को। तो इट मींस वी कैन से a where 6q plus 1 ऑड
पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब हमने एक पार्ट तो इसका प्रूव कर दिया, तीनों पार्ट्स को प्रूव करके दिखाना है, राइट। ऑड प्लस ऑड क्या होगा? यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। दो ऑड टर्म्स को ऐड करने के बाद इवन टर्म आती है, लेकिन हम फिलहाल क्या चल रहे हैं, हम 6 के बेस पर हैं, तो इसका मतलब है हम इवन से चल रहे हैं, तो मैंने इसलिए ऑड प्लस ऑड आपको नहीं लिखवाया अभी। आगे देखते हैं थर्ड केस में क्या हुआ कि जब हमारा रिमाइंडर 2 हुआ तो उसमें मैंने 2 कॉमन किया और ये एक क्यू का कोई भी पॉजिटिव टर्म रखोगे तो ये क्या बनेगा? सो दिस इज द मल्टीपल ऑफ 2, सो दिस इज अगेन 2 इंटू में समथिंग, सो दैट इज ऑल्सो केस ऑफ इवन, कि आपका एक इवन नंबर बनेगा। तो ये आपका आया जी कौन सा केस? केस नंबर 3। तो आप देख रहे हैं कि केस नंबर 3 की जो टर्म्स थी, लाइट आ गया, कहां लाइट आ गया, आगे चलते हैं अभी। इसके बाद केस 4, आर इज इक्वल टू आपने क्या रखा? 0 रख लिया, 1 रख लिया, 2 रख लिया, अब आर इज इक्वल टू 3। तो केस 4 पर आप पहुंचे तो आपकी जो ए टर्म है, जो आपका ए टर्म है वो 6q प्लस 3 है, राइट रॉन्ग? अब इस केस को आप ध्यान से देख लीजिए, दिस इज 2 इंटू में 3q प्लस 3, राइट? सो दिस इज व्हाट? दिस इज इवन and this is odd, is always an odd number। तो इसका मतलब हुआ कि आप बोल सकते हैं a प्लस 6q प्लस 3 is positive odd integer। केस 4 के बाद केस 5 where r is equal to 4। बस यही आपको प्रूव करना है और बहुत आसान तरीका है। मल्टीपल वगैरह की बात बाद में करेंगे, अभी फिलहाल बात करेंगे किसकी? ऐड की, क्वेश्चन की है। तो हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। जब मुझे जल्दी नहीं है तो आपको भी जल्दी नहीं होनी चाहिए। दिस इज व्हाट? दिस इज इवन, मतलब सम, और इवन में इवन ऐड होता है तो वो क्या होता है? इवन। सो a इज इक्वल टू 2 इंटू में 3q प्लस 4 और 6q प्लस 4 इज पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर, even positive integer। Last case where r is equal to 5, a is equal to 6q plus 5, this you can say, since it is a even number and this is odd, so this is again odd, so 6q plus 5 is positive odd integer। So it is proved by the case number 4, 6 and 2nd। So it is proved by the case number 2nd, 4 and 6 that the term 6q plus 1, 6q plus 3 and 6q plus 5 will always give a पॉजिटिव ऑड इंटीजर। क्रिस्टल क्लियर सर? ओके, बात समझ आ गई होगी। बस जितने केस है ना उसी से पता लग जाता है कि आपको यह पता होना चाहिए कि किस केस में कितने केस बनेंगे। ऑड का हिंदी विषम, ऑड का हिंदी विषम। देखो, इवन को बोलते हैं सम
तो ऑड को बोलते हैं विषम। आई होप समझ आ गया होगा। ऑल क्वेश्चन इन होमवर्क बड़े पापा, अरे नहीं भाई, सारे क्वेश्चन होमवर्क में कैसे दे सकते हैं, पढ़ाने तो दो। क्वेश्चन नंबर 3, an army an army contingent of 616 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of the columns in which they can march? हमें कॉलम बनाने हैं, तो कॉलम्स बनाने के लिए जो मैक्सिमम वर्ड यहां यूज किया गया है वो ये कहता है कि भाई ज्यादा छोटे छोटे भी ना हो जाएं और पूरा एक बड़ा सा भी ना हो, तो कॉलम्स बनाने हैं। धन्यवाद महोदय, महोदय हिंदी स्पीकिंग। ओके, तो हमें जब कॉलम्स बनाने हैं तो ये मैक्सिमम को रिलेट करो हाईएस्ट से, तो हाईएस्ट और मैक्सिमम रिलेट करता है क्या, एचसीएफ से। तो आपको इस सवाल के अंदर समझना है कि 616 सदस्यों वाले इस कंटिंजेंट में हमें राइट एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है, मतलब 32 सदस्य वाला आर्मी बैंड, क्लियर। तो मार्च कराना है, तो दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है, मतलब दोनों के जो समूह होंगे उनकी जो संख्या होगी वो सेम होगी। तो ये तो तभी हो सकता है कि जब दोनों नंबर्स राइट 32 को और 616 को डिवाइड कर सकें। तो हम कह सकते हैं सिंस 616 is greater than 32, let's take A is equal to 616 and B is equal to, हालांकि इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के लिए बोला नहीं है उसने, बट फिर भी हम क्या कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। जनरल फॉर्म में भी निकाल सकते थे एचसीएफ, तो हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। A is equal to BQ plus R, where R is less than B, by Euclid division लेमा। अब करें भाई, डिवीजन एल्गोरिथम नॉट लेमा। अब ये है आपका 616 एंड दिस इज 32, डिवाइड करो आराम से, टेंशन नहीं। तीन नीम 27, 9 पे जा सकता है क्या, 8 पे देखें, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 24 और 1 25 से तो बहुत कम हो जाएगा। 9 पे देखें, 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28। दिस इज 16 में से 8 गया 8, बचा कितना, सिर्फ 8 ही बचा है। सो दिस वी कैन यूज। तो फर्स्ट स्टेप हमारे पास आ गया 32 19 प्लस 8, इसके बाद हमारे पास आ गया 32 और यहां आ गया 8 और 8 चौक 32, क्योंकि अब आप 32 को 8 से डिवाइड करेंगे। सो एचसीएफ इससे ठीक ऊपर, यानी कि पूछ रहे हैं उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ दैट कॉलम्स इज 8। मास्टर ये बताओ कि एचसीएफ कब और एलसीएम कब निकालते हैं। एचसीएफ और एलसीएम
कब निकालते हैं, उसकी थ्योरी क्या है, मैं अभी अगली क्लास के अंदर आपको बकायदा बड़ी से बड़ी छोटी से छोटी जो शब्द लिखे गए हैं कैसे लिखे गए हैं उसकी थ्योरी के साथ बताने वाला हूं. जस्ट वेट इन द नेक्स्ट क्लास. एलसीएम एचसीएफ ही हमारे पास प्रॉब्लम्स है एंड दैट वी हैव टू शो. यहां पर देखिए कि एक क्वेश्चन हमारे पास और है, इसको भी स्टडी कर लेते हैं फिर आगे बात करेंगे. अभी मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा कि एलसीएम का पता कैसे लगता है, एचसीएफ का पता कैसे लगता है. यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m. मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो पढ़ने वाली चीज है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है. यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर. स्क्वायर ऑफ एनी यानी कि स्क्वायर करना होगा हमें, राइट. स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ईदर ऑफ फॉर्म 3m और 3m plus 1 फॉर सम इंटीजर m. क्लियर है. अगर ये बात हम समझना चाह रहे हैं तो संकेत हमारे पास ये होगा कि यह हम मान लेंगे कोई संख्या, धनात्मक संख्या पूर्णांक हमारे पास a जो हम मानते हैं, राइट रॉन्ग, वो तब ये 3q और 3q प्लस यहां मिसिंग है, दिस इज समथिंग मिसिंग. अब इस मिसिंग को चेक करते हैं तो अगली क्लास में आपको समझाते हैं इसके बारे में, राइट. अभी टाइम भी हो गया है 5-7 मिनट का, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा और फिर ब्रेक के बाद दोबारा क्लास है. तो 6:15 की क्लास में आपको बताते हैं एलसीएम एचसीएफ का पता कैसे लगता है और ये लास्ट क्वेश्चन कैसे होगा. थैंक यू.